वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम लोग अपने जो हमारा चैप्टर था आय व्यय और बचत, आज हम उसका दूसरा पार्ट देखेंगे। और पिछले पार्ट में जैसा कि हमने आय के बारे में पढ़ा था कि आय क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं और किस किस माध्यम से हमें आय का जो है स्रोत होता है, किस किस माध्यम से हम आय अर्जित करते हैं, ये सब चीज़ें हमने डिटेल में देखी थी। वीडियो शुरू करने से पहले आज जो है ईद का त्यौहार है, तो आप सभी को ईद की बहुत 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 शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप ऐसे ही खुश रहिए और आगे तरक्की करते रहिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि आय हमने देख लिया था कि आय क्या होता है, और अब आज हम क्या पढ़ेंगे, व्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि जानते हैं आय का अर्थ होता है धन अर्जित करना, और व्यय का अर्थ क्या होता है, उसे खर्च करना। आपके पास पैसे आते हैं और पैसे खर्च हो जाते हैं, यही हमारा क्या होता है, आय व्यय होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना हो तो आय व्यय यही होता है। हम पैसा कमा रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, यही आपका क्या हो जाता है, आय व्यय हो जाता है। तो अब आय हमने हमारा हो गया था, हमें व्यय के बारे में पढ़ना है और हमें पारिवारिक व्यय के बारे में पढ़ना है कि पारिवारिक व्यय क्या होता है। तो पारिवारिक व्यय का हम जब डेफिनेशन देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि आय का वह भाग जिसका त्याग परिवार अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। ठीक है, आय का वह भाग मतलब जैसे मान लीजिए मैं 10,000 रुपये कमा रही हूँ, ठीक है, मेरी आय कितनी है, 10,000 रुपये है। तो उस 10,000 रुपये में से मैं जो अपने जो मेरा जो परिवार है, मतलब मेरे जो परिवार के सदस्य हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितने धन को मैं उस 10,000 में से खर्च कर रही हूँ, वही हमारा क्या कहलाता है, व्यय कहलाता है। देखिए आप कोई भी हो, दिन भर वो अगर वो सैलरी पा रहा है या फिर अगर वो मजदूरी कर रहा है, तो वो जो उतनी अपनी आय को प्राप्त करता है तो उसको वो व्यय करता है। और हमने पढ़ा भी था कि किस पे व्यय करता है, अपनी आवश्यकताओं पे व्यय करता है, भोजन पे करता है, वस्त्र पे करता है, मकान पे करता है, शिक्षा पे करता है, मनोरंजन पे करता है, स्वास्थ्य पे करता है। हम खर्च किस पे करते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों पे तो हम खर्च करते हैं। तो आय का वह भाग जिसका त्याग परिवार अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, वह क्या कहलाता है, आपका व्यय कहलाता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि पारिवारिक व्यय के प्रकार, जिस प्रकार से हमने आय के प्रकार देखे थे ना, कि आय के प्रकार में क्या हमने देखा था कि आय के दो प्रकार थे, एक हमारा क्या था, प्रत्यक्ष था, और दूसरा हमारा क्या था, अप्रत्यक्ष था। उसी प्रकार से आपके पारिवारिक व्यय के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। जैसे पहला है निश्चित व्यय, दूसरा है अर्धनिश्चित व्यय, और तीसरा आपका है आकस्मिक व्यय। अब निश्चित व्यय का मतलब क्या होता है, निश्चित का अर्थ ही होता है कि जो चीज़ फिक्स है, ठीक है, जो चीज़ें आपकी फिक्स है, जिन पे आपको धन खर्च करना ही करना है। जैसे ये व्यय पूर्ण रूप से निश्चित होते हैं, मतलब इन पे आपको धन खर्च करना ही करना है। आप कमा रहे हैं तो आपका जो आपकी जो आय है उसका जो हिस्सा है, मतलब आय का जो कुछ भाग है, वो इन पे अवश्य ही खर्च होगा। जैसे सबसे पहले मकान का किराया हो गया, स्कूल की फीस हो गई, भोजन पर होने वाला व्यय है। आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, उसकी सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता क्या होती है, भोजन होता है, ठीक है, भोजन होता है, वस्त्र होता है, मकान होता है। तो हम जब भी हम क्या करते हैं कि हम नौकरी करते हैं, हम आय को प्राप्त करते हैं, तो हम उसका हिस्सा किस पे खर्च करते हैं, भोजन पे करते हैं। मान लीजिए मैं किराए के मकान पे रहती हूँ, तो मुझे किराए का मकान में रहती हूँ, तो मुझे तो मकान का किराया देना ही पड़ेगा, ये तो फिक्स ही है। मैं अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा रही हूँ या फिर आपके घर के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप तो उनकी फीस जमा करोगे ही करोगे। तो ये जो कुछ जो आपके व्यय होते हैं वो निश्चित होते हैं, उन पे आपको निश्चित ही हर महीने खर्च करना ही करना होता है। जैसे इसमें निश्चित ही क्या होता है कि इसमें आपको खर्च करना है, इसमें आप कोई भी किसी भी प्रकार की कटौती नहीं कर सकते। अब ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि आप अपने बच्चे के स्कूल से नाम कटा लेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप मकान का किराया न देके आप सड़क पे जाके रहने लगेंगे, ऐसा तो है नहीं सकता कि आप भूखे पेट ही रहने लगेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे, और हम आय भी तो इन्हीं सब खर्चों के लिए अर्जित करते हैं। तो पहला क्या है, निश्चित व्यय होता है जो कि फिक्स होता है, इस पे हमारा जो व्यय होता है वो क्या होता है, वो फिक्स होता है, इस पे हमें धन को खर्च करना ही करना होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, निश्चित व्यय कहलाता है। दूसरा हमारा क्या आता है, अर्धनिश्चित व्यय। अर्धनिश्चित व्यय का मतलब होता है कि हमें व्यय तो करना है, लेकिन हम उस व्यय में अपना जो पैसा है उसके अमाउंट को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि जैसे आप कपड़ा लेने जा रहे हैं,
आप मार्केट में कपड़ा लेने जा रहे हैं और आपके पास 5,000 रुपये है, या फिर आप मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपये है। अब आप वहाँ पे जब मार्केट में जा रहे हैं तो आप अपने अनुसार, मतलब आपकी जितनी आय है आप अपने अनुसार वहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्यय कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका जितना खर्च है, मतलब मान लीजिए आपको उस 1,000 रुपये में कुछ पैसे बचाने भी हैं, तो आप 500 का ही कपड़ा ले लेंगे, 700 का कपड़ा ले लेंगे, 300 रुपये बचा लेंगे। तो इसमें क्या होता है बेटा कि इन पर प्रतिमाह खर्च करना तो निश्चित होता है, मतलब हमें खर्च तो करना रहता है, लेकिन यह घट बढ़ सकता है। इन पे हम क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, अर्ध निश्चित व्यय कहलाता है। तो जैसे भोजन हो गया, अब भोजन तो निश्चित व्यय है, उस पर तो हमें व्यय करना ही है, लेकिन हम भोजन पे क्या कर सकते हैं, भोजन की क्वालिटी में कमी ला सकते हैं या फिर भोजन की क्वांटिटी में कमी ला सकते हैं। दोनों में हम क्या कर सकते हैं, मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। वस्त्र हो गया, आप उसको भी घटा बढ़ा सकते हैं। आपका कोई भी चीज़ आप बहुत महंगे दुकान में ना जाके आप सस्ते ही दुकान पे जाके सामान ले रहे हैं, ये सब आपका क्या कहलाता है, अर्धनिश्चित व्यय कहलाता है। तीसरा हमारा क्या होता है कि आकस्मिक व्यय होता है। आकस्मिक व्यय ऐसा व्यय होता है जहाँ जब आपके पास अचानक से, आकस्मिक का मतलब ये होता है कि अचानक से यदि आपके ऊपर कोई खर्च आ जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, आकस्मिक कहलाता है। जैसे जिसके बारे में हमें पूर्ण ज्ञान ही ना हो, मतलब जो घटना घटने वाली है उसके पहले से, मान लीजिए आपके घर में किसी की अचानक तबीयत खराब हो जाए या फिर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाए, तो अब ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें आपको व्यय तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे इस व्यय का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, कभी कभी परिवार में आकस्मिक व्यय भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर का कोई सदस्य है जो बीमार पड़ गया, उसकी दवा पे तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। आपके घर में कोई सदस्य आ गया, ठीक है, तो आपको उसका जो आदर स्वागत करना है उसके लिए तो आपको पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि यदि ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, आकस्मिक व्यय में आती हैं, जहाँ पे आपको खर्च करना पड़ता है। तो आपसे पूछा जाए कि पारिवारिक व्यय के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो पहला आप क्या बताएंगे कि हमारा निश्चित व्यय होता है, जो फिक्स होता है, जिन पे हमें अपना पैसा खर्च करना ही करना होता है। आज निश्चित व्यय में क्या होता है कि निश्चित तो रहता है, व्यय तो हमें करना ही करना है, लेकिन हम व्यय की जो व्यय होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, हम घटा बढ़ा सकते हैं। तीसरा हमारा है आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय एक ऐसा व्यय होता है जिसके बारे में हमें पहले से कोई भी जानकारी नहीं रहती है, ये आकस्मिक रूप से हमारे सामने आता है। और उसे जैसे मान लीजिए आपको अचानक से कहीं आपके फ्रेंड का फ़ोन आ गया या फिर आपके रिलेटिव का फ़ोन आ गया कि हमारे घर कोई फंक्शन है या फिर हमारे घर बच्चे का बर्थडे है या फिर हमारे घर में शादी है, तो अब आपको उन्होंने इन्वाइट किया तो आपको तो जाना पड़ेगा। और जब आप वहाँ जाएंगे तो आप अपने साथ तो जो है उपहार भी लेके जाएंगे, तो वो जो आप उपहार लेके जाएंगे वो एक तरीके का आपका कैसा व्यय हो जाएगा, आकस्मिक व्यय हो जाएगा। अब ये जो व्यय होते हैं इनको प्रभावित करने वाले कई सारे कारक होते हैं, मतलब आपके जो व्यय होते हैं, जो खर्च हम करते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है कि आपके परिवार की जो आय है, ठीक है, आपके परिवार की जो आय है वो कितनी है, ठीक है, आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो कितनी आय अर्जित करते हैं, इसकी जानकारी क्या होती है, इसकी ये भी आपको प्रभावित करता है। अगर मान लीजिए वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं या फिर कम के पैसे कमाते हैं, उस प्रकार से आप अपने परिवार का क्या चलाते हैं, खर्च चलाते हैं। दूसरा है परिवार का आकार, मतलब आपका परिवार संयुक्त परिवार है या एकल परिवार है, आपके परिवार में सदस्यों की संख्या कम है या अधिक है, ये भी आपके व्यय को क्या करती है, प्रभावित करती है। तीसरा आपके रहन सहन का स्तर। देखिए आप एक समाज में रहते हैं और आप हर मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, उसकी भी अपनी क्या है, प्रतिष्ठा होती है, तो वो समाज के अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। मान लीजिए उसके रहन सहन का स्तर, उसका उठना बैठना ऊंचे लोगों के साथ है, तो भले ही उसकी आय इतनी नहीं होगी, लेकिन दिखावे के लिए उसे ही क्या करना पड़ेगा, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ सामाजिक व आर्थिक धार्मिक परंपराएं, हम क्या है कि हमें बहुत सारी चीज़ें, मैंने कहा ना कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें, और हम समाज में रहते हैं, तो समाज को देखते हुए भी हमें बहुत सारी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, धार्मिक परंपराएं होती हैं। जैसे आपके घर मुंडन हो गया, कीर्तन हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं जो कि आपको करने पड़ते हैं और उसमें आपको व्यय करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका होता है आपका रहने का स्थान, ठीक है, आपका रहने का स्थान भी आपको क्या, आपकी आय को क्या करता है, प्रभावित, आपके आय के व्यय को क्या करता है, प्रभावित करता है। व्यक्तिगत व्यय, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत व्यय होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई व्यक्ति है जिसका जो पान सुपारी खाता है या फिर उसको ड्रिंक करने की बुरी लत है, उसके कुछ अपने शौक हैं, उसको बाहर घूमना ज़्यादा पसंद है,
उसको ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि जो व्यक्तिगत व्यय होता है, हो सकता है कि वो व्यक्ति बीमार रहता हो तो उसका व्यय दवाइयों पे अधिक होता हो, तो ये हो सकता है। बच्चों का व्यय, आपके घर में बच्चे हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप उनके लिए दूध, उनके लिए खाने पीने की चीज़ें, उनकी स्कूल की फीस, ये सारी चीज़ों पे आपका व्यय होगा ही होगा। इसके साथ ही साथ गृहिणी की कुशलता, यदि आपके घर में गृहिणी कुशल नहीं है और वो अच्छे से मेंटेन करके चीज़ों को नहीं रख पा रही है तो भी आपका व्यय क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने व्यय के बारे में पढ़ा कि व्यय क्या होता है, पारिवारिक व्यय के प्रकार कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से हमारा व्यय क्या होता है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है मितव्ययिता। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ये टॉपिक है और ये आपके अति लघुत्तरी या फिर आप कह लीजिए बहुविकल्पिक में ही आता है। ये बहुत लंबा नहीं आता, कभी कभी आपके दीर्घ उत्तरी में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, अदरवाइज ये हमेशा आपके अति लघुत्तरी या बहुविकल्पी में पूछता है। देखिए, मितव्ययिता का अर्थ कहा जाए तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब आप अपने कम व्यय में, ठीक है, अपनी कम मतलब अपने जो है, एक तरीके से मैं एक आम भाषा में कहूँ कि क्या होता है तो हाथ दबा के खर्च करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्चीला ना होना क्या कहलाता है, आपका मितव्ययिता कहलाता है। बहुत ज़्यादा खर्चीला होना ना होना भी क्या कहलाता है आपका, मतलब बहुत ज़्यादा आप खर्च ना कर रहे हैं, सोच समझ के खर्च कर रहे हैं, किस चीज़ पे आपको कहाँ खर्च करना है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, मितव्ययिता कहलाती हैं। देखिए, मितव्ययिता से तात्पर्य केवल आवश्यकता की चीज़ों पर तथा सोच समझकर उचित व्यय करना और धन का दुरुपयोग न करना ही क्या कहलाता है, मितव्ययिता कहलाता है। मतलब मितव्ययिता का क्या अर्थ होता है कि जब आप क्या करते हैं कि आप अपने धन को किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले सोच समझकर उचित जगह पर आप उसे उचित जगह से खरीदते हैं, उचित प्रकार से खरीदते हैं। और इसका मतलब ये नहीं, मितव्ययिता का अर्थ आप कंजूसी से मत लीजिएगा कि मितव्ययिता का अर्थ कंजूसी होता है। मितव्ययिता का अर्थ कतई भी कंजूसी नहीं है। मितव्ययिता का अर्थ होता है कि जब आप अपने आपका जो पैसा, देखिए आपका जो पैसा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, क्योंकि वो आपकी मेहनत से कमाया गया आय होता है। उसको आपको ऐसी जगह पे खर्च करना है, ऐसे सामान पे खर्च करना है, ऐसी जगह पे करना है जब आपको आवश्यकता हो और चीज़ें आपको उचित सोच समझ कर, जहाँ पे आपको उचित व्यय में वो चीज़ें प्राप्त हो और आपके पैसे का दुरुपयोग ना हो, वो आपका क्या कहलाता है, मितव्ययिता कहलाता है। और मितव्ययिता एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। आज आप देखते होंगे कि हम लोग घर में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी ये क्या मितव्ययिता का की आदतों को हम विकसित कर रहे हैं। हम उनको गुल्लक खरीद के दे रहे हैं ताकि जो उनको पैसे मिले या फिर उनको कोई जो भी पैसे मिल रहा है वो उसको गुल्लक में डाल दें, उसके बाद वो एक तरीके की अपनी सेविंग कर लें। तो मितव्ययिता का अर्थ होता है कि जब हम अपना जो धन है उसको बहुत ही सोच समझकर उचित तरीके से दुरुपयोग न करके हम व्यय करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मितव्ययिता कहलाता है। अब मितव्ययिता का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आप कोई भी जो सामान खरीदते हैं उचित स्थान से खरीदारी करें। आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत ऐसी दुकानें होती हैं, आप लोग देखते होंगे कि कहीं पे कोई मार्केट होता है जो जहाँ पे महंगी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आपने कुछ मार्केट ऐसे सुने होंगे जहाँ पे आपको क्या होता है कि जो सामान होता है वो थोड़ा सस्ते में मिल जाता है। जैसे मान लीजिए हम होलसेल की दुकान पे गए तो वहाँ पे जो आपका सामान मिलेगा वो कंपेरिजन जो आपके अदर दुकान से कम सस्ते में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तीसरा है आवश्यकताओं का समुचित ज्ञान। अब ये नहीं है कि आप दुकान पे गए तो आपको दुकान पे जितनी चीज़ें देखी आपने सब खरीद लिया, ऐसा वो कतई नहीं करना है कि आपको ये भी पसंद आ गया, ये भी पसंद आ गया, ये भी पसंद नहीं। आपको आपकी जो आवश्यकता है, ठीक है, मितव्ययिता यही सिखाता है कि आपकी जो आवश्यकता है उतना ही आप क्या करिए, उतनी ही वस्तुओं को आप खरीदिए। अन्य जो भी चीज़ें हैं उनको आप अवॉइड कर दीजिए। थोक में खरीदना, आप जब आप अपने घर के सामान की लिस्ट बना लीजिए और सामान को जब आप थोक में खरीदते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपको जो है जब आप किराने की दुकान पे आप फुटकर सामान लेने जाते हैं उससे आपको कम दाम में क्या मिल जाता है, थोक दुकान में सामान मिल जाता है। वस्तुओं का नगद भुगतान करना चाहिए। वस्तुओं के गुणों की पहले, देखिए आप अपना सामान खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये सस्ते के चक्कर में आप खराब क्वालिटी का सामान नहीं लाना है। देखिए, हमें मितव्ययिता में ये सिखाता है कि हमें कम पैसे में ही क्या कर लेना है कि उन वस्तुओं को खरीदना है जिनकी गुणवत्ता भी अच्छी हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको तुरंत क्या कर देना है कि आपको कहीं भी कोई भी दुकान पे बता दे कि वहाँ पे सस्ता सामान मिलता है और भागते भागते गए आप सस्ता सामान लेके चले आए और वो सस्ता सामान खा के आप बीमार पड़ गए। ऐसा आपको नहीं करना है। आप जब भी जो है वस्तुओं को खरीद रहे हैं तो उनके गुणों की आपको पहचान होनी चाहिए, वो क्वालिटी वाले वस्तु होने चाहिए। साथ ही साथ ऊर्जा के संसाधनों का सावधानी से प्रयोग। जैसे आपके घर में गैस यूज होता है, आपके घर में गाड़ी यूज होती है, तो अगर मान लीजिए
आपको गैस कम ही इस्तेमाल करिए, या फिर आप कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जला हुआ उसको छोड़ के भूल जाते हैं, या फिर दूध बह गया वो हो गया, तो आप तो 2 मिनट वहाँ पे पेशेंस के साथ खड़े रहिए। आपका जब काम हो जाए तब वहाँ से हटिए। साथ ही साथ अगर आस ही पास में आपकी दुकान है तो आपको बाइक है जो है 4 व्हीलर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पैदल ही पैदल चले जाइए, आप सामान लेके चले जाइए। ऐसे में आपका एक तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, आप पैदल जाएंगे, और दूसरा आपको सामान भी मिल जाएगा। तीसरा, उचित स्थान से खरीदारी करें। वही जो मैंने बताया कि आपको एक उचित स्थान से खरीदारी करनी चाहिए जहाँ पे आपको पता हो कि सामान की क्वालिटी भी अच्छी होती है, और वहाँ पे आपको कम दाम में भी सामान क्या हो जाता है, मिल जाता है। साथ ही घरेलू वस्तुओं का रख रखाव, आप सामान खरीद के ला रहे हैं, आप अपना पैसा व्यय करके ला रहे हैं, तो उनको सामान का रख रखाव भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप सामान ला रहे हैं। नहीं तो आप सामान खरीद के लाएँ, एक भी महीने नहीं बीता, आपका सामान खराब हो गया, फिर आप जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए, तो ऐसे में तो आपका जो बजट होगा वो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए मितव्ययिता का क्या अर्थ होता है? मितव्ययिता का अर्थ यही होता है कि जब आपकी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उनको सोच समझ कर आप खरीद रहे हैं, उनका आप अपने जो आय है उसका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं। आप जहाँ से भी जैसा भी सामान ले रहे हैं वो सोच समझ कर ले रहे हैं, गुणवत्ता युक्त ले रहे हैं, और साथ ही साथ आप उसके साथ ही साथ अपने परिवार के सदस्यों का भी ध्यान रख कर आप सामान को खरीद रहे हैं। यही सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं? मितव्ययिता कहलाती हैं। देखिए, है तो ये छोटा छोटा टॉपिक ना, पहले आपने आय पढ़ा, आय भी बहुत ही सरल था, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पारिवारिक व्यय भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट हमारा रहेगा तीसरा चैप्टर, बचत। ये थोड़ा सा लेंदी रहेगा। क्यों? क्योंकि बचत में हम लोग कई सारे जो है मतलब पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि बचत क्या होती है, बचत की डेफिनेशन पढ़ेंगे, बचत क्यों ज़रूरी है आपके लिए, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद बचत हम किस किस माध्यम से करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हम बैंक में पैसा जमा कर देते हैं, तो वो सारे उसके प्रकार हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से बैंक में हम कितने कितने दिन तक पैसा रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम बचत के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, और जो आपको ना समझ में आए वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको फिर से समझा दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा।